नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल एस्ट्रोलॉजी लर्नर में। आओ ज्योतिष सीखें की श्रृंखला के अंतर्गत आज हम आपको बताने जा रहे हैं नीच भंग राजयोग क्या होता है, नीच भंग राजयोग के बारे में और ऐसे 5 महत्वपूर्ण सूत्र जिनसे आप आसानी से ये जान सकेंगे किसी की भी कुंडली में यह नीच भंग राजयोग है अथवा नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं। नीच भंग राजयोग के लिए हमने 2 ब्लैंक चार्ट ले लिए हैं कुंडली के, जिनमें आपको बारी-बारी से जो रूल्स हैं, जो नियम हैं, उनको समझाएँगे। किसी की भी जन्म कुंडली में हम आसानी से ये देख सकते हैं, ये हम जान चुके हैं कि कोई ग्रह नीच कब होता है, कोई ग्रह उच्च कब होता है, ये मैं आपको बता चुका हूँ। नीच कब होता है, उच्च कब होता है। लेकिन फिर भी अगर आप देखना चाहते हो, तो आप ये देख लीजिए कि नीच कब होता है कोई ग्रह और उच्च कब होता है। यहाँ आप देख लीजिए, जहाँ पर लिखा हुआ है नीच ग्रह, उच्च ग्रह, तो शनि यदि मेष राशि में होंगे तो वह क्या हो जाते हैं, शनि हो जाते हैं यहाँ पर नीच के। और सूर्य यदि सप्तम राशि जो तुला राशि है वहाँ पर होते हैं तो भी नीच के होते हैं। ये नीच का चार्ट है दूसरा, पहला उच्च का चार्ट है। उच्च कहाँ होते हैं, नीच कहाँ होते हैं। यदि आपकी कुंडली में भी कोई ग्रह नीच स्थिति में दिख रहा है तो कोई भी एस्ट्रोलॉजर उसका प्रिडिक्शन इसी तरीके से करेगा जिस तरीके से वह नीच ग्रह का होगा। कहने का अर्थ है कि उसके दुष्परिणाम आपको देखने को मिलेंगे। लेकिन आपने देखा होगा ग्रह नीच का स्पष्ट रूप से दिख रहा है, लेकिन फिर भी उस व्यक्ति को उस ग्रह की दशा में एक अच्छा लाभ हुआ। आखिर वह कैसे हुआ? तो वहां अगर ध्यान से देखा जाएगा तो उसकी कुंडली में नीच भंग हुआ और नीच भंग होने से वह जो ग्रह नीच का फल देने वाला था वह अब नीच का न देकर उसने अपना फल परिवर्तन कर लिया। अगर हम देखें तो फल दीपिका में भी इसके बारे में कहा गया है कि जन्म कुंडली में किसी भी ग्रह का नीच होना अशुभ योग माना जाता है। लेकिन कभी कभी नीच राशि में स्थित होने पर भी ग्रह क्या हो जाता है, अतिश्रेष्ठ प्रभाव दिखाने वाला होता है। और जो ये प्रभाव है उससे क्या होता है, उसको नीच होने का जो दोष है वह समाप्त हो जाता है और वह अपने अच्छे परिणाम देने लगता है। और यही है नीच भंग राजयोग। तो चलिए समझ लेते हैं कि हम कैसे देखें नीच भंग राजयोग कब बन रहा है। अब स्पष्ट रूप से आप नीच ग्रहों को समझ चुके हैं कि गुरु मकर राशि में होंगे तब ये नीच के होंगे, मंगल यदि चतुर्थ राशि में होंगे तब नीच के होंगे, शुक्र यदि षष्ठ राशि में होंगे तब नीच के होंगे। भाव की बात नहीं कर रहे, हम राशि की बात कर रहे हैं। बुध यदि द्वादश भाव में होंगे, द्वादश राशि में होंगे तो यानी कि मीन राशि में होंगे तब नीच के होंगे। और इसी तरीके से जो अ, शनि है वो मेष में नीच के होंगे और जो वृश्चिक राशि है वहां पर चंद्रमा नीच के हो जाते हैं। बाकी राहु अ, वृश्चिक में भी और जो दूसरी राशि है धनु वहां पर नीच के। इन दोनों में से अलग अलग थोड़े से विवाद हैं। तो कुछ इसको वृश्चिक में नीच का मानते हैं, कुछ जो मानते हैं वह धनु राशि में नीच का मानते हैं। उसी प्रकार केतु को भी वृषभ राशि अथवा मिथुन राशि में यदि हैं तो नीच का माना जाता है। इसी तरीके से हम ये समझ चुके हैं कौन से नीच के हैं कौन से उच्च के हैं। अब देखिए समझ लीजिए कि हम पढ़ते हैं अब एक ब्लैंक चार्ट की तरफ और उससे हम समझते हैं रूल नंबर 1 को। देखिए अब पहला नियम क्या कहता है, पहला सूत्र क्या कहता है कि ग्रह, कोई भी ग्रह जिस राशि में नीच का होता है उस राशि का स्वामी उसी कुंडली में उसी चार्ट में उच्च का होता है, उसका नीच भंग हो जाएगा। फिर से सुनिए, कोई ग्रह जिस राशि में नीच का होगा
उसी राशि का स्वामी कुंडली में उच्च का हो जाए तो यह नीच भंग राजयोग होता है। समझाता हूं मैं आपको कैसे। जैसे मानकर चलिए, यहां पर लिखा हुआ है 12 नंबर और यहां बैठे हुए हैं बुध। बुध यहां पर नीच के हो गए, लेकिन जो 12 लिखा हुआ है उसके स्वामी कौन होते हैं? गुरु बृहस्पति। गुरु बृहस्पति उसके स्वामी होते हैं और वह यहाँ 4 नंबर लिखा हुआ है और यहाँ पर वह गुरु विराजित है। अब देखिए, बुध तो नीच के हो गए, लेकिन जो जिसके घर में वो बैठे हुए हैं, जो उनका घर का मालिक है, जो उनका राशिस है, जिस राशि में बैठे हुए हैं वह राशिस है, वह उच्च का होता है, तो यह नीच भंग राजयोग होगा। यहाँ पर गुरु जब कर्क राशि है तो वहां पर उच्च के हो जाएंगे, यहाँ बैठेगी नहीं, यहाँ बैठेगी। ये गलत है। 12 1 2 3 4 यहाँ पर, यहाँ गुरु बैठेंगे। अब ये गुरु कौन से हो गए? ये उच्च के हो गए, 4 नंबर बैठेगी तो ये उच्च के हो गए। इस स्थिति में अगर हम देखें तो यहाँ पर जो बुध है, ये बुध है, इसका नीच भंग हो जाएगा। अगर हम खाली बुध को देखते और कहते कि ये जो बुध है ये नीच हो रहे हैं तो और अपने दशा में ये खराब परिणाम देंगे, लेकिन वहीं अब ये खराब परिणाम नहीं देंगे, अब ये अच्छा शुभ परिणाम देने वाले हो चुके हैं। तो ये है नीच भंग राजयोग। एक सूत्र हमने समझा, अब हम बढ़ेंगे अगले सूत्र की तरफ, जो अगला सूत्र है। अब देखिए दूसरा सूत्र हमारा क्या है कि जो ग्रह जहां पर नीच का होता है वहीं कोई अन्य ग्रह उच्च का हो जाता है और ये दोनों युति कर रहे हैं, तो भी उस ग्रह का नीच भंग समाप्त हो जाएगा। जैसे अभी हमने लिया था यहाँ पर 12 नंबर, तो यहाँ बैठे थे हमारे बुध, तो बुध क्या हो गए थे? यहाँ पर नीच के हो गए थे। लेकिन वहीं अगर यहाँ पर शुक्र बैठ गए तो शुक्र यहाँ पर क्या हो जाते हैं? उच्च के हो जाते हैं। यहाँ पर बुध नीच के हुए और शुक्र वहीं पर उच्च के हो गए। अब देखिए जहां पर सूत्र क्या कहता है, जहां पर नीच ग्रह, कोई भी ग्रह बैठकर नीच बनता है वहीं कोई दूसरा ग्रह बैठकर उच्च बनता है, और दोनों ग्रहों की जब युति होगी, अब एक जगह बैठेंगे तो युति होगी, तो ऐसी स्थिति में यह नीच भंग राजयोग बनेगा। आप समझ चुके होंगे, शुक्र मीन राशि में उच्च के हो जाते हैं, वहीं बुध मीन राशि में नीच के हो जाते हैं। अब बुध भी बैठे हुए हैं और शुक्र भी बैठे हुए हैं, एक नीच और एक उच्च, तो यहां पर नीच भंग राजयोग बनता है। ये दूसरा सूत्र था। अब बढ़ेंगे हम तीसरे सूत्र की तरफ। अब जो तीसरा सूत्र है हमारा वह ये है कि जैसे कोई ग्रह जहां पर बैठकर नीच का होता है और उस ग्रह का स्वामी या तो वहीं बैठे, उसी भाव में अपने स्वग्रह ही बैठे, अपने ही भाव में अपनी ही राशि में बैठे, तो भी उसका नीच भंग हो जाएगा। जैसे यहाँ पर हमने लिया था, यहाँ पर अभी हम बुध को ही लेकर चलेंगे। यहाँ पर बुध यहाँ पर नीच के हो रहे थे, बुध नीच के हो रहे थे और यहीं पर जो 12 नंबर राशि है वह मीन, और मीन के स्वामी खुद अपने घर में विराजित हो गए। अब यहाँ पर ये उच्च के नहीं हुए, स्वग्रह ही हो गए। तो जहां पर भी कोई ग्रह नीच होता है वहां पर उसका राशि, जिस राशि में वो बैठे हुए वो आकर बैठ जाए। मतलब ये समझिए आप कि जहां पर कोई किसी के घर में आकर नीच का होता है वहीं उसका जो घर का मालिक है वो आकर बैठ जाए तो वहां नीच भंग हो जाता है, तो वहां नीच भंग हो जाता है। जैसे कि बुध के साथ में गुरु बैठे हैं तो ये नीच भंग हो चुका है। क्या स्पष्ट हो गया होगा आपको ये तीसरा सूत्र किस प्रकार से? और एक बात और ध्यान में रखनी है कि ये चंद्रमा से यदि कोई भी, अगर कोई ग्रह नीच होता है और चंद्रमा से केंद्र में है, केंद्र का अर्थ है पहले हो, चौथे हो, सातवें हो या 10वें हो, तब भी उसका नीच भंग हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, यहां तक आपको स्पष्ट हो गया होगा। अब जैसे मैंने अभी आपको बताया कि चंद्रमा है, अब चंद्रमा यहाँ विराजित है। यहाँ देखिए कोई भी कुंडली में आपको चंद्र कुंडली बनानी है और चंद्र कुंडली से देखना है कि कोई ग्रह कहाँ पर, कोई भी ग्रह अगर नीच होता है, जैसे यहाँ पर मानकर चलिए यहाँ लिखा हुआ है, यहाँ चंद्रमा बैठे हुए हैं और फिर हम बुध को ले लेते हैं, बुध को यहाँ ले लेते हैं और यहाँ लिखा है 12, तो यहाँ 11 होगा, यहाँ 10, यहाँ 9, इस तरीके से।
अब यहां पर ये जो बुध है ये नीच के हो रहे हैं, लेकिन चंद्रमा से क्या है, चतुर्थ हैं। चंद्रमा से क्या है, चतुर्थ हैं, तो इनका ये नीच भंग हो जाएगा। पढ़ते हैं सूत्र नंबर 4 की तरफ। 5वां सूत्र है, 4 सूत्र हम बता चुके हैं, 5वां और अंतिम सूत्र है कि यदि कोई ग्रह जहां नीच का होता है वहां उस ग्रह का राशि, जैसे कि हम यहाँ पर बुध को नीच कर रहे हैं इस समय, बुध का राशि कौन है, बृहस्पति। वो अपने, अब यहां नहीं बैठा हुआ, लेकिन अपने भाव को, अपनी राशि को देख रहा है, उसमें बैठे हुए नीच को देख रहा है। अच्छा, नीच ग्रह करेगा क्या, उस भाव को बिगाड़ेगा, लेकिन कब बिगाड़ेगा, जब कोई नहीं होगा। आप भी किसी के घर में कुछ गड़बड़ करोगे, अगर आप वहां खुश नहीं हो तो गड़बड़ करोगे, लेकिन कब करोगे, जब उसका मालिक की नजर आप पर नहीं होगी। अगर उसके मालिक की नजर आपके ऊपर है तो आप नहीं करोगे गड़बड़, आप गड़बड़ नहीं करोगे, कोशिश करोगे उसके सामने अच्छा बनने की। वही ये हाल है। तो मान के चलिए गुरु यहाँ पर जैसे ये हैं, तो गुरु यहाँ पर यहाँ बैठे हों इस स्थिति में, और ये देखें, इसको दृष्ट करें किसी भी तरीके से। अब गुरु की पंचम दृष्टि, सप्तम दृष्टि और नवम दृष्टि, 3 दृष्टियां गुरु के पास में, तो आप वहां से देख सकते हो कौन सी दृष्टि से देख रहे हैं, वो पूर्ण दृष्टि है 3। तो वहां पर वह ग्रह, यदि ऐसी स्थिति है, जैसे हमने यहाँ पर सामान्य रूप से आपको बताई कि बुध यदि मीन राशि में है और गुरु उनको कहीं से भी देखें, पूर्ण दृष्टि उनकी पड़ रही है अगर गुरु की वहां बुध के ऊपर, तो यह भी नीच भंग राजयोग होता है। अच्छा, ये नीच भंग राजयोग को हम समझ तो चुके, लेकिन इसके परिणाम को अगर समझें तो इसका परिणाम उच्च ग्रहों से थोड़ा सा अलग कैसे होता है कि यहां पर यदि पहले तो देखें, अगर ये अच्छे स्थानों में है, त्रिक भाव में ये नहीं बनते हैं, तो निश्चित है कि ये बहुत अच्छा परिणाम देने वाले होते हैं। लेकिन वहीं यदि किसी दुस्थान में है, खराब स्थान में है, त्रिक भाव में है, तो इनका जो परिणाम है वो थोड़ा सा खराब हो जाएगा। और एक विशेष बात और रहती है, ये जीवन में समस्याएं तो लाएंगे ही, लेकिन जहां पर नीच है, स्पष्ट रूप से समझिए, जो नीच है वो समस्या लाएगा लेकिन उसका निराकरण नहीं करेगा। कहते हैं ना, अंत में सत्य की जीत होती है। अब नीच भंग होने पर आपको समस्याएं तो आएंगी, आपको संघर्ष तो मिलेगा, लेकिन उस संघर्ष के साथ ही आपको वह संघर्ष सफलता भी दिलाएगा और अच्छी सफलता दिलाएगा। तो ये नीच भंग राजयोग है, ये राजा बनाता है लेकिन संघर्ष भी कराने का कार्य करता है। ऐसा नहीं है, आप ये सोचो, मेहनत परिश्रम इसके साथ में जुड़ा हुआ होता है। कुछ योग ऐसे होते हैं जो बिल्कुल शुभ होते हैं, उनमें आपको कम परिश्रम में बहुत कुछ मिलता है, लेकिन यहाँ परिश्रम के साथ में आपको बहुत कुछ मिलेगा। यह है नीच भंग राजयोग। आशा करता हूं आपको नीच भंग राजयोग कब बनता है, कैसे बनता है, ये पूर्ण रूप से समझ में आ गया होगा, स्पष्ट हो गया होगा। जितना हो सके हमारी इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि सभी जान सकें कि उनकी कुंडली में क्या जो नीच का ग्रह है वह नीच भंग राजयोग की स्थिति में है अथवा नहीं। हम चार्ट कोई भी ले लें, किसी भी चार्ट में यह स्थिति अगर बनती है तो वहां पर नीच भंग होगा उसका, और उससे जिस भाव में बैठा है उससे संबंधित वह जो खराब परिणाम देने वाला था, अब वह वैसे परिणाम ना देके आपको शुभ परिणाम देने वाला हो जाएगा। चलिए आगे मिलते हैं एक नए विषय के साथ में, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।